नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश वाले प्यारे भाइयों, कैसे हो आप। पेपर देने की दुख दुख मैं आपकी अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। आपका स्वागत है मेरे भाई हमारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के संबंधित प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन को पढ़ने के लिए मेरे दोस्त देखिए, आपके एग्जाम में एक डीआई जरूर आएगा, यानी कि 5 सवाल या तो लाइन ग्राफ से या पाई चार्ट से। और आज की क्लास में यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हम मेरे दोस्तों 4 डीआई पहले पाई चार्ट के करेंगे और फिर 4 डीआई लाइन ग्राफ के सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में मैं टोटल आपको 8 डीआई सॉल्व करवाऊंगा। इस क्लास का मकसद यह है कि जिन बच्चों ने आज तक कभी पाई चार्ट या लाइन ग्राफ पढ़ा नहीं है, वो अच्छे से बेसिक से समझ पाएं कि कैसे हम लाइन चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट के सवालों की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डाटा को रीड करते हैं, कैसे सवालों को ऑप्शन से करते हैं मेरे भाई, कैसे हम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, सवालों को जल्दी करने का तरीका क्या है, ठीक है, कैसे बड़े बड़े सवालों को बिना घबराए कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। टफ से टफ सवालों को चुटकियों में उड़ाना हम सिखाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे मेरे भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों आपके लिए, टेबुलर डीआई, क्योंकि पेपर में 2 टेबल डीआई आनी है। तो मैंने 2 टेबल डीआई की क्लास यहां पे करवाई है, आप जाके देख लीजिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। बार ग्राफ मैंने अलग से पढ़ाया है। और अब मेरे दोस्तों मैं आखिरी क्लास लेने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है जी, हर बच्चे को देखना चाहिए मेरे दोस्तों। इतना शांति से तसल्ली से मैं पढ़ाऊंगा कि अगर आप कॉपी पेन नहीं भी है तो केवल आप वीडियो भी देख लोगे तो भी आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलो शुरू करते हैं। ये सारी क्लासेस इसी चैनल पर हैं। अभी मैं इनकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी वालों की सारी डीआई की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले मेरे दोस्तों, पाई चार्ट होता क्या है। टेबल डीआई आपको पता है कि डाटा को टेबल तालिका में लिखा जाता है। पाई चार्ट में जो डाटा है या जानकारी है उसको सर्कुलर फॉर्म यानी कि वृत्ताकार रूप में लिखा जाता है। समझ में आया? जैसे कि यहां पर कुछ डाटा दिखाया गया, एक सर्कल दिखाया गया, इसमें छोटे छोटे ऐसे हमने स्लाइस कर दिए। हर स्लाइस के भीतर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। क्या चीज है भाई, एक बच्चा जिसका मेरे प्यारे भाई अभी अभी स्कूल में एडमिशन हुआ, छोटा सा बालक है, ठीक है जी, एक बच्चा जिसका स्कूल में एडमिशन हुआ है, वो अपने दिन के 24 घंटे मेरे प्यारे भाई किस किस एक्टिविटी में बिताता है, दिन के 24 घंटों का कितना कितना परसेंट किस एक्टिविटी में बिताता है, वो इस पाई चार्ट में बताया गया है। जैसे एक दिन में टोटल 24 घंटे होंगे, तो ये जो है ब्लू कलर का क्या है भैया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्लीपिंग। कितना है ब्लू कलर में, 34%। यानी कि 24 घंटे का 34% वो बच्चा क्या करता है, 24 घंटे का 34%, ये भी जो भी समय आएगा इतने समय बच्चा चैन की नींद लेता है। उसको हमारी तरह टेंशन थोड़ा ना, तुम्हारी तरह बेरोजगार थोड़ा ना, उसको माँ बाप खिला रहे हैं, ठीक है। स्कूल मेरे भाई 24 घंटे का 25%, वो क्या है, यानी कि लगभग पूरा 8 घंटे हो गया, नहीं 1/4 6 घंटे हो गया ना। छोटा बालक है भाई, 6 घंटे वो स्कूल में बिताता है। फिर ये मेरे दोस्तों ये वाला जो टाइम है, 24 घंटे का 8% वो खेलता है ना। इतने भैया वो टीवी देखता है, वो पोको पोको देखता है भैया। 24 घंटे का 8%, बाकी म्यूजिक। तो समझ पा रहे हैं, ये पाई चार्ट का होता है मेरे भाई। यानी कि 24 घंटे अगर आप पूरा ये ऐड कर लोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा मेरे भाई, 100% है गोविंद। यानी कि 24 घंटे क्या है, टोटल डेटा। 24 घंटे क्या है भैया, टोटल डेटा। तो इस टोटल डेटा को परसेंटेज में कहेंगे तो कितना होगा, 100%। अब ये मेरे भाई ये जो सर्कल है, ये क्या है, सर्कल का सेंटर। तो सेंटर पे जो टोटल कोण भी तो बन रहा है भाई, ये टोटल कोण कितना होगा, 360 डिग्री। एक पूरा राउंड जो है, मान लीजिए आप एक राउंड चल के घूम के ऐसे वापस आए, तो इससे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। यानी कि ये पूरा डाटा इस पाई चार्ट के जो सर्कल में हमने बनाया, सेंटर पे कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री। यानी कि मेरे प्यारे भाई कंप्लीट डेटा
100% होता है। और सर्कुलर एंगल की बात करें, इस वृत्तीय कोण की बात करें जो केंद्र पे बन रहा है, वो 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर 100% डेटा 360 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब 1% डेटा कितने डिग्री के बराबर होगा भाई? 360 डिग्री को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3.6 डिग्री। ये याद रखिएगा। यानी कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चा भैया, ये जो हमारा बालक है, ठीक है, ये जितने टाइम म्यूजिक सीखता है, जितने समय म्यूजिक सीखता है, उसका सेंट्रल एंगल क्या होगा? समझ में आ गया सवाल? तो ये बच्चा जो है अपने दिन में 25% समय म्यूजिक जो है, तबला और जो ढोलक बजाना सीखता है, ठीक है, तो 25% समय ढोलक बजाता है। तो ये जो म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। तो ये समय जो है, ये सेंट्रल एंगल बनेगा। ये कितने डिग्री का होगा? अगर 1% 3.6 डिग्री है बच्चों, तो 25% समय वो पीपनी बजाना सीखता है। तो भैया 25% कितना आ जाएगा? इसका 25 गुना, तो ये आ जाएगा भैया 90 डिग्री। 75 और 15 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा भैया? 90 डिग्री। या सीधा सोचो, 100% 360 डिग्री, 4 से भाग दो, 25% 90 डिग्री। ठीक है, सीधा सोचो। क्लियर है? लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 1% आपका 3.6 डिग्री के बराबर होता है। बस ये पाई चार्ट को समझने का तरीका है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। सीधा सवालों पर अटैक करते हैं, आ जाइए। पहला डीआई है, ये आप ही के पेपर का पूछा हुआ है। जनरली मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल यहां पे आपके लिए डलवा दिया है, दोनों भाषा में हम पढ़ के करेंगे। पेपर ऑफलाइन होता है तो है ना, ऐसे गंदे गंदे से दिखेंगे। पेपर अगर कंप्यूटर पे होता तो कलरफुल डीआई दिखता वहां पे आपको, ठीक है जी। ऑफलाइन में ऐसा दिखेगा आपको पेपर पे, तो मैंने वैसा ही बनवाया, बिल्कुल हम रियल एग्जाम की फीलिंग लेंगे। यह चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, जैसे हम कोई किताब प्रिंट करवाते हैं, हमारी बहुत पॉपुलर किताब है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। तो इस किताब को छपवाने में मेरे भाई पहले कागज खरीदना है, फिर प्रिंटिंग का कॉस्ट है, फिर एक जगह से दूसरी जगह गोदाम से इसको बच्चे के पास भेजना है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है। हर चीज पे अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग खर्चा आता है। तो हर डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा हो रहा है वो परसेंटेज में बताया गया। जैसे किताब बनाने में कागज पे कितना खर्चा हो रहा है? 30%। अगर एक किताब को बनाने में आपकी लागत 100% आती है, तो 100% में से 30% खर्चा सचिन किस पे हो रहा है? कागज पे। प्रिंट करने पे कितना? 25%। जिल्द साजी लागत, इसकी बाइंडिंग करने में भाई 15%। रॉयल्टी 20%, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन में 5%। अब प्रमोशन कॉस्ट, देखो हम तो खुद ही मेरा मुंह ही प्रमोशन है, तो खर्चा मेरा नहीं है, 5%, ठीक है जी। ये सवाल समझ गए? इतनी देख के समझ लिया करो कि ये डाटा क्या है। आ जाते हैं सवाल। What is the central angle of sector corresponding to the expenditure incurred on promotion cost? प्रमोशन कॉस्ट पे जो भी खर्चा होता है उसका संगत कोण क्या होगा? यानी कि ये वाला कोण बताना है सचिन, ये कितना आ जाएगा? 18 डिग्री भाई, एक सेकंड में। अगर 1% मैंने आपको सिखाया है 3.6 डिग्री है, यही है, तो 5% प्रमोशन पे कॉस्ट लग रहा है, तो 5% कितना आएगा भाई? 5 से गुणा, तो 3.6 डिग्री का 5 गुना, यानी कि 18 डिग्री हो जाएगा भाई। तो ये सबसे आसान सवाल था ना, तुरंत करेंगे अगला। ये बताइए, सवाल है यहां पर, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अंकित किया गया। जैसे हमने किताब बनाई, किताब बनाने में जो भी खर्चा आया, फिर हम उसका एमआरपी फिक्स करेंगे। जैसे हमारी किताब के पीछे भी यहां पर एमआरपी लगा हुआ ये होता है, ठीक है। तो ये जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, जो लागत मूल्य से कितना बढ़ा के लगाया हमने? 20%। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपए है, तो पूछा है पुस्तक की एक प्रति में, यानी कि एक बुक में, एक कॉपी में किए गए कागज की, उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? ये सवाल है। तो 20% की भिन्न में वैल्यू क्या होता है सचिन, ये बताओ? 1/5, यानी कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 1/5 ज्यादा है। अगर बुक का सीपी 5 है सचिन,
अंक एमआरपी मार्क प्राइस कितना, एक ज्यादा है, 5 का 20%, एक ज्यादा है, मार्क प्राइस 6 है। आप बोलोगे हाँ जी यही है ना। पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, अगर 6 की वैल्यू 160 रुपए है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 160 बटे 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा 800 बटे 6, यानी कि 400 बटे 3 रुपए की एक किताब है। ये एक बुक बनाने में इतने रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन आपसे एक बुक की कॉस्ट थोड़ी ना पूछी है, बोला एक बुक जो है, एक किताब तैयार करने में जो लागत आई है कागज पर वो बताना है। तो एक बुक रेडी करने में 30% खर्चा आपको, टोटल कॉस्ट का 30% कागज पर करना पड़ता है। तो 400 बटे 3 का हमें कितना निकालना है, 30% निकालना है, बोलो हां। तो परसेंटेज से 2 जीरो, 3 से 30, 10 बार, तो 4 2 40 रुपए आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है। आ जाओ आगे देखते हैं। ये बताइएगा, एक डीआई में 2 ही सवाल होंगे, बढ़िया 3 इजी होंगे भैया। इफ 50 to 100 copies are published and the transportation cost on them amounts to 80,500, अगर हम 5200 बुक पब्लिश करते हैं तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी कि गोदाम से डिलीवरी करने तक का, वो कितना है, 80,500 रुपए है। तो व्हाट शुड बी अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, बुक का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, एक बुक का सेलिंग प्राइस, जिससे कि पब्लिशर को 25% लाभ हो सके। सबको सवाल समझ में आ गया। सेलिंग प्राइस बताना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक बुक का लागत मूल्य निकालना पड़ेगा। अरे बाल को समझ रहे हो तुम, गधों की नहीं। ठीक है, चलो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया गया है यहां पर कितना, कितना है भैया, 5%, 5%, समझ में। यानी कि एक बुक बनाओगे अगर आप, उसकी एक बुक की लागत 100% है तो 5% ही खर्चा ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है। तो यानी कि, लेकिन यहां कितना खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्ट पे, 80,500 रुपए, बोलो हां। तो यानी कि सारी बुक्स का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 100%, 20 से गुणा। ये सारी बुक्स का क्या आ गया भाई, टोटल कॉस्ट आ गया। लेकिन किताब कितनी पब्लिश करी है हमने, ये 5200 किताबों का लागत मूल्य आया कि नहीं, समझ में आई बात। तो एक किताब का लागत मूल्य क्या आएगा भाई, 5200 से डिवाइड करेंगे, ये एक किताब का आ गया प्यारे दोस्तों यहां पर सीपी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 25% प्रॉफिट कमाना है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही है। 25% का मतलब होता है 1/4। देखो हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, अगर 1 पे 1/4 का प्रॉफिट कमाओगे तो बुक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5/4 गुना, यानी कि क्रय मूल्य का 5/4 से गुणा कर देंगे, ये एक बुक का मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यही तो पूछा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, पुस्तक की अनुमानित विक्रय मूल्य बतानी एक पुस्तक की। अब ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो यहां पे मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 4 से मैं 20 काटूंगा 5 बार। ठीक है भाई, मुझे नहीं लग रहा और कुछ कटेगा, कटेगा क्या, क्योंकि 52 का मतलब 13 चौका 52, 13 चिंग 78, 2 बच गया। ठीक है, तो इस सवाल के आंसर आएंगे अप्रोक्स। अगर सवाल के ऑप्शन को देखूं तो एग्जैक्ट है, पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट है, पॉसिबल नहीं है। देखो हम 13 से भाग दे रहे हैं, अगर 13 से भाग दे रहे हैं तो पॉइंट, अगर यहां देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट तक लिखा है तो यहां पर 1 डिजिट पे क्यों छोड़ दिया, यानी कि मेरे भाई 13 से भाग करने पर 0.5 में तो एंड नहीं होता सवाल, यानी कि यही आंसर होना चाहिए। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, है ना, 380, क्योंकि ये अप्रोक्स यही दिख रहा है। सचिन तुम समझेगे क्या, ठीक है। बाकी जो पसंद ना है वो 25 से गुणा करो, 805 गुणा ये 5 25 25, तो 25 की 800 में गुणा 20,000, फिर 25 की 5 में गुणा 125, तो 20,125 बटे 52 रुपए आ जाएगा। ठीक है, और ये अप्रोक्स है मेरे भाई, हमें बिल्कुल भी ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है, ये भी एग्जैक्ट है,
0.5 में एंड नहीं होता, 1/2 होता तो 0.5 में एंड होता, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट तक अप्रोक्स वैल्यू दी हुई है, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, मुझे लगता है सही यही है। आगे चलते हैं। रॉयल्टी ऑफ बुक इज लेस देन प्रिंटिंग कॉस्ट बाई, परसेंटेज बताना है। पुस्तक की रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना परसेंट कम है। देखो, रॉयल्टी पे हम कितना खर्च करते हैं, 20%। प्रिंटिंग कॉस्ट पे कितना खर्च कर रहे हैं, लागत का 25%। तो बोला रॉयल्टी जो है बुक पर वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है। प्रिंटिंग कॉस्ट 25% से 20% कितना कम है, 5 कम है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, मान लो जैसे बुक 100 रुपए की है, तो 100 रुपए पर रॉयल्टी कितनी मिलेगी, 20। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना देना, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना लेगा, 25। तो 25 से 20 कितना कम है, 5 कम है। किससे बताना है, प्रिंटिंग कॉस्ट यानी कि 25 से। तो कितना कम होगा ये, 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका आखिरी सवाल होगा ना। If for a certain quantity of books the publisher has to pay 20,600 as printing cost, कुछ किताबों को छपवाने के लिए एक प्रकाशक को 20,600 रुपए जो है प्रिंटिंग कॉस्ट, मुद्रण लागत देनी पड़ती है। तो आपसे पूछा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक, इन बुक्स पे रॉयल्टी कितनी देंगे। भाई कुछ भी नहीं है, जो भी टोटल खर्चा करोगे उसमें से 25% का प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा। तो 25% की वैल्यू ही सवाल में कितनी दे रखी है, 20,600 रुपए। सवाल में पूछा है आपको रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, यही ना, इन किताब रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी, 20%। तो 25% की वैल्यू दी है और आपसे क्या है, 20% की वैल्यू पूछे, यही ना सवाल है। तो 25 से भैया ये एंड में 100 आ रहा है, 4 बार काट लेते हैं, 206 चौका कितना आ जाएगा, 1200 नहीं, 4 दूनी 8, 824। 824 आ गया। 1% की वैल्यू पूछा है 20%, 20% की वैल्यू यानी कि 20 से गुणा, तो ये 16,480 आ गया। ठीक है, कर लेंगे। तो ये इसी के साथ हमारा पहला जो है ये पाई चार्ट खत्म होता है। अब हम दूसरा पाई चार्ट सॉल्व करेंगे। आसान था, ऐसा ही आएगा। हो सकता है टेबल डीआई ही थोड़ा ऊपर नीचे है, पाई चार्ट के सवाल आसान होते हैं, लेकिन कोई कोई वो होते हैं जिसमें 2-2 पाई चार्ट होते हैं कि सवाल में। ठीक है, दूसरा इसको समझ लेते हैं। ये पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या प्रतिशत के बारे में जानकारी देता है। ओके, हैं? देखो, भारत हमारा देश सबसे प्यारा है, उसके हैं। अच्छा, इसमें तो यार परसेंटेज, परसेंटेज तो है नहीं इस सवाल में, क्या गड़बड़ है। बता दो फिर गोविंद, क्या क्या परसेंटेज है। हाँ, 20% दिखेगा नहीं ना ये, 20%। हाँ, नॉर्थ का 16%, 23%, 25%। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। थोड़ा इसमें डाटा पता नहीं कैसे नहीं दिखा है, उसमें तो था वर्ड फाइल में, क्रॉप करते टाइम गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं। अगर भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, अब तो हम 146 करोड़ हो चुके हैं भाई। पूरी दुनिया की आधी आबादी हम ही लेके बैठेंगे एक दिन। भारत, ये पुराने जमाने की बात कर रहा है। भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, तो पूछा है पॉपुलेशन साउथ रीजन और वेस्ट रीजन की अप्रोक्स कितनी है ना। ये सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, भारत भूमि को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया। ठीक है जी, तो आपको बताना है साउथ और वेस्ट रीजन की। ये रहा हमारा साउथ और ये रहा हमारा वेस्ट। तो साउथ प्लस वेस्ट कितना हो गया, 23 प्लस 16 39%, यानी कि 125 का 39% साउथ प्लस वेस्ट में है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर ये कैलकुलेशन करनी है। अब ये कैलकुलेशन करूंगा तो परसेंटेज का मतलब बटे 100, तो ये परसेंटेज का मतलब ये आ जाएगा बटे 100। बटे 100 का मतलब दशमलव ही आएगा। तो यानी ऊपर तो एंड में 5 नाम 45 ही आना है।
ठीक है, तो लगभग क्यों कह रहा है, पागल है, क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, एंड में 5 इसी ऑप्शन में, ये भी नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आंसर दिए हुए हैं। आगे आ जाइए। यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, बताना गोविंद। 16% वेस्ट और हाँ 25%, ये है भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए यहां पर कि भारत के पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्टर्न रीजन यानी कि 25%, 25% की वैल्यू सवाल में 126.5 मिलियन है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, आप बोलोगे यस सर। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ की बताने, तो नॉर्थ की कितनी है, 16%। ये आपसे पूछा है, बस इतनी कैलकुलेशन, और कोई कैलकुलेशन है क्या इसमें, नहीं। लेकिन जब ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है। तो सचिन हमें से पूरा करने की जरूरत है क्या, हम कैसे करेंगे, उड़ उड़ के 25 पंजे, हालांकि 5 से हल्का सा, तो 16 पंजे 80 से हल्का सा, कौन सा ऑप्शन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ की देखिए बताई गई है, नॉर्थ में 16% और ईस्टर्न में 25% है। ये डाटा दिया गया है मेरे भाई, ये दिया गया, मैंने लिख रहा अपनी मर्जी से आंसर निकालने के लिए बाबलो। तो बोला भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने परसेंट कम है। नॉर्थर्न रीजन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न वाले रीजन से कितना कम है। मान लो जैसे भारत की जनसंख्या है 100 लोग, 100 लोगों में एक महान मैं भी हूं, ठीक है जी। तो 100 लोगों में सिर्फ 25 कहां रहेंगे, ईस्टर्न में। तो नॉर्थ में कितने रहेंगे, 16। तो यानी कि नॉर्थ में ईस्ट से कितने लोग कम है, 9 कम है ईस्ट से। ये बताना पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या से, तो बेस क्या आएगा, पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 25। अब 1/25 4%, 9 का 4 गुना कितना आएगा, तो 36% कम हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है जी। आगे आ जाओ। भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है। अच्छा, भारत यानी कि पूरे देश में मेल फीमेल का रेशियो 13:12 है। और केंद्रीय क्षेत्र में, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल रीजन में, ये वाला सेंट्रल रीजन में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। तो पूछा है सेंट्रल रीजन में महिलाओं की संख्या, भारत की महिलाओं की संख्या का कुल कितना परसेंट है। सेंट्रल रीजन सचिन कितना था, सेंट्रल रीजन में भारत की कुल आबादी का 20% लोग रहते हैं, ठीक है। बाकी की मुझे जरूरत है ही नहीं, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बोला है भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है। भारत में अगर 13 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 12। यानी कि भारत में टोटल लोग कितने हो गए, 25 लोग टोटल भारत में हो गए। उसमें से सेंट्रल में कितने रहते हैं, 20%। तो पूछा सेंट्रल रीजन में मेल फीमेल का रेशियो 9:7 है। यानी कि इस 20% के भीतर मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, सेंट्रल रीजन में 20% लोग होते हैं, उनमें मेल फीमेल का रेशियो मैन वुमेन का 9:7 है। तो सेंट्रल रीजन में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का, केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो नीचे क्या रखना है, भारत की महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 12। भारत की महिलाओं की टोटल कितनी संख्या है, 12। अब भारत में टोटल 25 लोग रहते हैं, 25 का 20% कितना हुआ भैया, 5। 25 का 20, 25 गुणा 20, 500%, 500% यानी कि 5। तो सेंट्रल रीजन में टोटल कितने लोग हैं, सेंट्रल रीजन में टोटल 25 का 20% दिमाग में करा करो, 5 लोग हैं, ठीक है भाई। अब इन 5 लोगों में महिलाएं कितनी आ जाएंगी ये बताइए। सेंट्रल रीजन में, सेंट्रल रीजन में महिलाएं कितने, टोटल लोग कितने हैं, 5। उसमें से महिलाएं कितनी है, मेल फीमेल का रेशियो 9:7 है। तो महिलाएं कितनी आ गई जी, आउट ऑफ टोटल 16। ये आ गया, ये कुछ कट तो रहा नहीं है।
यानी कि मैं कह सकता हूं कि भारत में जो टोटल वुमेन है वो कितनी है? 12। तो इन 12 औरतों में से सेंट्रल रीजन में कितनी महिलाएं रहती हैं? 5। ये 35/16 लिख लेते हैं, 35/16। ये बात आ गई? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। अभी आपको किस में बताना है? परसेंटेज में। तो कितना आ जाएगा? गुणा 100%। बोलो हाँ कि ना। अब एक किससे चला जाएगा? 4 से 100 25 बार, और 4 से 16 4 बार। ठीक है भाई, ऐसे काट लेते हैं। तो ये आ जाएगा 35 गुणा 25, और नीचे क्या आ जाएगा भाई? 48। आगे कुछ कटने वाला नहीं है। 4 की इस 12 में गुणा हो जाएगी, नीचे वाला डाटा 48%। ये आंसर है। ऑप्शन देखूंगा अब मैं। 2 ऑप्शन कट गए सचिन। क्यों कट गए? बहुत बढ़िया। नीचे 36 है, क्योंकि नीचे क्या आना चाहिए? 48। 2 ऑप्शन फंस गए। ऊपर क्या आना चाहिए? ऊपर का इकाई अंक 5 आना चाहिए। अगर ये देखूंगा तो इसका मतलब है 18 + 11/48। तो 8 8 64, 4 4 में 1 जोड़ूंगा 5 5 आएगा। यहां देखूंगा बीच में प्लस ही तो होता है। 8 × 48, 8 8 4 12, यानी कि ये नहीं है। तो आंसर क्या है? ठीक है, समझ में आया होगा? गोविंद आ गया होगा नहीं समझ में? आगे चलते हैं, ये बताओ। बात कैसे करेंगे? अरे बाल को मजा आ रहा है तुम्हें? ठीक है जी, सब अपने घर का ही चीज समझो तुम। चलो एक और लास्ट सवाल करेंगे, इस डीआई का लास्ट है ना ये। 50% of total population of west region are males, which is equal to 10% of total population of male in India. If total population of female in west region is 50 million, okay, what is the total population of male in India? वेस्ट में डाटा दिया है कि वेस्ट में भारत की जनसंख्या का 16% लोग रहते हैं। ठीक है, अगर भारत में टोटल 100% लोग हैं तो 100% में से 16% लोग वेस्ट में रहते हैं। अच्छा, इस सवाल में यह बोला गया है कि टोटल वेस्ट रीजन की टोटल पॉपुलेशन का 50% मेल है, यानी कि बाकी का 50%, यानी कि वेस्ट रीजन में मेल और फीमेल की संख्या, ये बात होगी सचिन? ओके, तो 50% पॉपुलेशन वेस्ट रीजन की मेल है, जो कि पूरी इंडियन आबादी के टोटल मेल पॉपुलेशन का 10% है। यानी कि इंडियन पॉपुलेशन में जितने भी मेल हैं उसका 10% कहां रहते हैं? वेस्ट में। अगर फीमेल पॉपुलेशन 50 मिलियन है तो आपसे मेल की टोटल पॉपुलेशन पूछिए इंडिया में तो कितनी आ जाएगी? 500 मिलियन आ जाएगी क्या? एक बात बताओ यार, अगर वेस्ट रीजन में महिला 50 मिलियन है, वेस्ट रीजन में महिला फीमेल 50 मिलियन है, तो मेल भी कितने आ जाएंगे? 50 मिलियन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है भाई। और सवाल में यह बोला गया है कि वेस्ट रीजन में जो मेल हैं वो भारत की टोटल मेल पॉपुलेशन का 10% है, यानी कि भारत की जो भी टोटल मेल पुरुष आबादी है, ठीक है जी, उसका 10% ही 50 मिलियन हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल मेल पॉपुलेशन का 100% कैसे आएगा? एक जीरो ही तो चुपकानी थी, 500 मिलियन नहीं हो जाएगा? चलो कर लेंगे क्या ये? हैं? कर लिया ना तुमने? बोलो हाँ कर लिया सर। अच्छा, अब हम यहां पे करेंगे तीसरा डीआई, पाई चार्ट थर्ड। ठीक है, आ जाओ, 2 हो गए हमारे। हाँ, ये देखो काम बढ़िया लग रहा है। अरे तो मुझे भी डरावना सा लग रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें क्या? इंग्लिश छुपा लेते हैं। अब ठीक है। डर, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। ठीक है भाई, लेकिन कभी कभी डर जीत से ज्यादा भयानक होता है। ठीक है, चलो, तो यहां पे 2-2 पाई चार्ट दिखाए गए हैं। अच्छा जी, हैं ना, एक टैंक से 5 इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाले पाइप, एक टैंक में 5 इनलेट पाइप A B C D E
और 5 आउटलेट पाइप PQRST जुड़े हैं, यानी कि भरने वाले पाइप हैं और मेरे भाई ये खाली करने वाले पाइप के बारे में बताया गया है। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के परसेंट को दर्शाता है। अच्छा, इस पहले वाले पाइप चार्ट में पाइप ए ने कितना भरा टैंक 20%, पाइप बी ने कितना टैंक भरा है 15%, यह बताया गया है। दूसरे पाई चार्ट में हर आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है। जैसे इसमें पाइप पी ने 48% खाली किया पूरे टैंक का, पूरे टैंक में जितना पानी भरा उसका 48% किसने खाली किया, पी ने। इस तरीके से टैंक की कुल कैपेसिटी 1000 लीटर है। ठीक है, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट है। अगर हम सारे इनलेट पाइप खोल दें भरने वाले तो कितना समय लगता है टैंक भरने में, 2 मिनट। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोल दें तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगता है, 1.6 मिनट। ठीक है जी, अब सवाल पे आ जाते हैं। पहला सवाल, सवाल बढ़िया है भाई, है कि नहीं। पाइप ए बी डी आर एंड एस आर ओपनड साइमल्टेनियसली। अगर हम पाइप ए बी डी आर और एस को एक साथ खोल दें तो पूछा टैंक को भरने में लगने वाला एप्रोक्स समय ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्या, बताओ कैसे करेंगे। तो पहले ए बी डी का टाइम निकाल लेते हैं, अलग अलग हैं। देखो भाई, यहां बोला है सारे पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में अनुमानित समय कितना लगेगा। ये जो तीनों पाइप ए बी डी हैं, ये तीनों पाइप कैसे हैं, भरने वाले हैं, टंकी भरने वाले हैं। एक बात बताएं मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। मान लो आपने एक टंकी में बहुत सारे पाइप खोल दिए, पाइपों का काम क्या है, पानी भरना। तो जिस पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा पानी भरेगा, जिस पाइप की एफिशिएंसी कम होगी वो क्या करेगा, कम पानी भरेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। यानी कि मेरे भाई यहां पे जो पानी इन पाइपों ने भरा है, जो इनके परसेंटेज हैं, इनका आप रेशियो ले लोगे तो इन पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है भाई, तो मैं अलग से लिख दूं कि इसी में सर्कल में लिख दूं, सर्कल में लिख दें। तो अगर मेरे भाई ये जो पाइप जो पानी भर रहे हैं, जैसे किसी पाइप ने आधा पानी भरा तो मतलब उसकी एफिशिएंसी बाकी पाइपों के बराबर हो गई। ठीक है जी, तो पाइप ने कितना भरा 20%, 15 ने 25 ने 10 30, ये किससे कट रहा है, सब लोग किससे कट रहे हैं, 5 से। तो इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। एफिशिएंसी का मतलब ये 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, ये 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। अच्छा, सारे पाइपों की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 3 7 5 12 और 8 20। सारे पाइप मिलकर 1 मिनट में 20 यूनिट भरते हैं। ठीक है भाई, बोलो हां। तो मुझे बताओ सारे पाइप मिलकर भरने में समय कितना लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट। अगर सारे पाइप मिलकर 1 मिनट में 20 यूनिट भरते हैं तो 2 मिनट में कितना भरेंगे, 40 मिनट। तो ये टैंकी क्या आ गई, कैपेसिटी आ गई। समझ में आई ना। तो इसी टंकी को पाइप ए बी और डी मिलकर कितने समय भरेंगे, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है और डी की कितनी है, तो 4 3 7 2 9। तो ये भरेंगे 9 एफिशिएंसी के साथ, कितने समय में, 40/9 मिनट में। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। यानी कि ए बी डी और मिलकर पूरा टैंक 40/9 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम किसके बारे में निकालेंगे अब, आर और एस के। ये बढ़िया सवाल है यार, है कि नहीं। तो आर और एस की, ये खाली करने वाले पाइप है, इनकी एफिशिएंसी ऐसी छोड़ देते परसेंटेज में है, क्या 2 से काट कम क्या ही उखाड़ लेंगे, 2 से ही तो कट रहा है। ठीक है जी, तो ऐसी रहने देते। किसकी एफिशिएंसी 10 है, इसकी 48 है, इसकी 30 है, इसकी 8 है, इसकी 4 है। क्यों टाइम वेस्ट करना। ठीक है भाई, तो आप बताओ आर और एस की सारे पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है, 100। सारे पाइप 1 मिनट में 100 भरते हैं तो 1.6 मिनट, सॉरी खाली करते हैं तो 1.6 मिनट में कितना खाली करेंगे, 1.6 से गुणा, कैपेसिटी आ गई। इतनी टैंक को अगर आर और एस खाली करेंगे तो आर और एस किस एफिशिएंसी से खाली करेंगे मेरे भाई,
12, तो 12 एफिशिएंसी से खाली करेंगे तो कितना समय लगेगा बटे 12, डेसिमल से 0, तो 160 बटे 12 कितना आ जाएगा 40 बटे 3, ये 40 बटे 3 मिनट में खाली कर देंगे। बोलो हां कि ना। अब आपसे पूछा अगर सारे खोल दिए जाएं तो कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। तो ये फिल करने वाले कितना समय ले रहे हैं मेरे भाई 40 बटे 9 मिनट, और ये मेरे दोस्तों खाली करने वाले लीक करने वाले कितना समय ले रहे हैं 40 बटे 3 मिनट। सारे मिलकर कितना समय लेंगे तो 40 और 40 का एलसीएम 40 कैपेसिटी आ गई, बोलो हां। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, डिवाइड कर देंगे तो ये खाली करने वाले हैं तो -3। तो सारे पाइप मिलकर 40 यूनिट टंकी भरेंगे, सब खोल दिया जाए तो 9 - 3 6 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा 6 सही 2/3 6.66 मिनट। 40 बटे 6 का मतलब 20/3, 20/3 यानी कि 6.66 मिनट ये आ जाएगा। हम दोनों को इसलिए मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी अलग है और उनकी अलग है, ठीक है भाई। दोनों का समय भी अलग अलग है तो हमें अलग अलग ही कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिया गया समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय, यानी कि सी प्लस डी नहीं निकालना इसमें। टी अकेले टैंक भरने में कितना समय लेता है, डी अकेले टैंक भरने में कितना समय लेता है, उस समय को जोड़ना है। यह नहीं निकालना कि सी और डी दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो हमें इस सवाल में बताया गया है कि पिछले उसमें दिया गया है कि सारे पाइप मिलकर टंकी 2 मिनट में भरते हैं, ये भरने वाले हैं, और ये सारे पाइप मिलकर 1.6 मिनट में खाली करते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा जी पाइप सी का टाइम। तो देखो सवाल बताया गया कि पाइप ए ने 20% भरी है, बी ने 15%, इसने 25% ने 30%। इसी में कर लेते हैं, कोई रेशियो नहीं लेते, क्योंकि जो पाइप जितनी टंकी भर रहा उसकी एफिशिएंसी भी उतनी होगी। अब हमें निकालना है सी कितने समय भरेगा। देखो सारे पाइपों की एफिशिएंसी कितनी मान ली मैंने 100, सारे पाइप पूरी टंकी 2 मिनट में भरते हैं, तो ये टंकी कैपेसिटी आ गई। इसको सी भरेगा मेरे भाई, ये रहा 25 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा 8 मिनट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ऐसे ही डी का निकाल लेते हैं। सारे पाइपों की एफिशिएंसी 100 है, 2 मिनट में भरते हैं, तो टैंक की क्षमता आ गई। इसको कौन भरेगा मेरे भाई आपका डी 10% एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा 20 मिनट। ये बताना है सी और डी द्वारा लिया गया समय, ठीक है भाई। हालांकि आंसर आ गया क्या 7 का मल्टीपल, लेकिन अगर मान लो आर और टी का टाइम फ्रैक्शन में आ गया और 7 कट गया तो देखो, हालांकि हमारा इंट्यूशन काम कर रहा है कि भाई सी ने कितना समय लिया टंकी भरने में 8 मिनट, डी 20 मिनट, तो सी अकेले जो टाइम ले रहा है, जो डी अकेले टाइम ले रहा है, वो टाइम कितना हो जाएगा 28 मिनट। अब इसका रेशियो बताना, तो मैं कुछ काटूंगा भी, तो 28 में 7 आ रहा है, तो काट कूट के 7 का ही मतलब बचना चाहिए, 28 का बच्चा बचना चाहिए ना, काट के 7 बच रहा है। लेकिन गड़बड़ हो सकती है, अभी देखना कैसे हो सकती है, देखते हैं। ना हो तो ठीक ही है। पाइप आर जो है कितना समय लेगा भाई, टोटल पाइपों की जो है यहां पे 100 है कैपेसिटी, और ये टंकी भर खाली करते हैं 1.6 मिनट में। तो पाइप आर की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो पाइप आर कितने समय खाली कर देगा ये 20। ऐसे ही हमारा कौन है पाइप टी है, सारे पाइपों की एफिशिएंसी 100, 1.6 मिनट में खाली करते हैं। इसको पाइप टी खाली करेगा मेरे भाई 10, है ना, ये आ जाएगा कितना 16, तो देखो नहीं आएगा भाई, दिक्कत नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं, पाइप एस आर अकेले 20 मिनट लेता है, पाइप अकेले टी 16 मिनट में लेता है, तो दोनों मिनट कितना लेंगे 36, दोनों का टाइम का टोटल, तो ये किससे कट जाएगा 7:9 आएगा।
आसान है। पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक भरने में लिया गया समय ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? यही है क्या? बी और सी भरने में एक साथ लिया गया समय ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? समझ पाए क्या? तो देखिए बी और सी का जो टाइम है वो ए, डी, ई के तीनों पाइप ए, डी मिलकर जो समय ले रहे हैं उससे बी और सी मिलकर कितना समय ज्यादा लेते हैं, यही तो बताना है। तो हमें इसके तो देखना नहीं, इसी को देखना है। ये सारे पाइप मिलकर टंकी भरते हैं 2 मिनट में। अब मैंने एफिशिएंसी क्या मान ली? सभी पाइपों की 100 मान ली। तो 2 मिनट में कितना भरेंगे? 200। ठीक है भाई। तो बी और सी की कितना, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? तो बी और सी मिलकर कितना समय लेंगे? बटे 40। सारे पाइपों की एफिशिएंसी 100 मानिए, 2 मिनट में कितना भरेंगे? गुणा 2। अब बताओ ए, डी और ये रहा ए, डी और ई 60 बचा, ये कितना समय लेंगे? बटे 60। कैपेसिटी को एफिशिएंसी से भाग करते हैं, समय आता है। और हमें क्या बताना है? इसका डिफरेंस ये बताना है। बोलो बी और सी का टाइम ए, डी के टाइम से कितना अधिक है, मिनट में आंसर बताना है। तो ये आ जाएगा 200 बटे 40 5। ये कितना आएगा भैया आपका? 20 बटे 6 यानी कि 10 बटे 3। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 माइनस 10 5 बटे 3 मिनट। और 5 बटे 3 मिनट सचिन कौन सा है? 1.66। 2 से कम आएगा आंसर, 2 से कम एक ही ऑप्शन है ना। आगे आ जाते हैं। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? पाइप पी और आर टैंक एक साथ खाली करने में जो समय ले रहे हैं और पाइप क्यू एस और टी एक साथ खाली करने में जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो बताना, यही है ना। हमें ध्यान सुनना। आपको पता है कि समय जो होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है, कार्य क्षमता का उल्टा होता है। भाई कोई पाइप जल्दी जल्दी जो है टैंक खाली कर रहा है, समय कम ले रहा है, तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कोई पाइप जो है स्लो स्लो टंकी खाली कर रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो टाइम और एफिशिएंसी उल्टा हुआ। तो यहां पे आप लोग क्या निकाल लो? इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। पाइप पी और आर मिलकर कितना टंकी जो खाली कर रहे हैं? 48 और 8 56। तो बाकी कौन खाली करेगा? 44। 100 में से 56 अगर ये खाली करें तो बाकी 100 में से 56 घटाओ, 44 कौन खाली करेगा? क्यू एस टी। यानी कि इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4 से जाएगा 14 11। तो ये टंकी खाली करने में जो समय लेंगे उस समय का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 11 बटा 14। ये आंसर है। ठीक है ना। आगे आ जाओ। आखिरी है ना ये। अब सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? सभी इनलेट और सभी आउटलेट खोल दिए जाएं तो कितने समय में? भाई सवालों में बताया गया कि सारे पाइप, यहां ध्यान से सुनेगा, पहले ही डीआई में बताया गया था ना, ये सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में कितना समय लेते हैं? 2 मिनट। सभी सारे के सारे खाली करने वाले पाइप एक साथ खोलने पर खाली करने में कितना समय लेते हैं? 1.6 मिनट। अब मैं सब खोल खाल के रख दूंगा तो कितना समय लगेगा? हालांकि आप एलसीएम भी ले सकते हो, फॉर्मूला भी है। कौन सा करवा दें सचिन? फॉर्मूला। भरने वाले के लेते हैं 2 मिनट, खाली करने वाले कितना लेते हैं? 1.6 मिनट। तो 2 गुणा 1.6 बटे 2 डिफरेंस 1.6, ये आ जाएगा। ठीक है। क्या आएगा? 3.2 बटे 0.4, तो कितना आ जाएगा? 8 मिनट। ये आंसर है। अगर कोई पाइप x मिनट में भरता है, एक y मिनट, दूसरा y मिनट में खाली करता है, एक x मिनट में भर रहा है, एक y मिनट में खाली कर रहा है, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? x गुणा y बटे x डिफरेंस y, x गुणा y बटे x डिफरेंस y, सीधा खत्म। ठीक है भाई। तो डी तो बहुत हल्का था यार ये। आगे चलेंगे। अब हम
बढ़िया है, मजा आएगा बच्चों करने में। चौथा डीआई सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है आखिरी पाई चार्ट है, फिर लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये आखिरी डीआई है पाई चार्ट पे है। चलो करें भाई। आहा हा, टेबल है भी है और पाई चार्ट भी है, सचिन समझ रहे हो। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक संस्था के अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और इसमें पुरुष महिला का अनुपात दिया गया है। भली भांति अध्ययन भली भांति सचिन, ऊपर ऊपर से अध्ययन करा तो एग्जामिनर तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देगा। भली भांति अध्ययन करना, भली भांति अध्ययन, देखो कितना भला चाहता है तुम्हारा, कह रहा भली भांति अध्ययन करो। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई ये डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, एचआर है, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन, आईटी, मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि सचिन, उसमें मेल फीमेल डिपार्टमेंट में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात ये है। अब जैसे कंपनी में कुल कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, 4600। अब इन 4600 में मेरे भाई आईटी में कितने हैं, 4600 का 26% आईटी में, 4600 में से 22% मार्केटिंग में, 4600 के 18% मर्चेंडाइजिंग में है। इस तरीके से है यहां पर, समझ में आया। तो पूछा है कितनी वुमेन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी हैं, ये पूछा है। लेखा विभाग में महिलाएं, तो मेरे भाई एक बात बताऊं, अगर टोटल लोग ही 4600 हैं तो 46 का ही मल्टीपल आना चाहिए भाई। ये इस सवाल हल्का बना दे इसने 4600 देके, पता है। मान लो अगर कंपनी में टोटल कितने लोग हैं, 4600, पूछा है उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट महिलाएं कितनी है, तो 4600 में से अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, सचिन बताओ। अकाउंट डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 8%। ये अकाउंट्स में काम करने वाले लोग आ गए। अब मुझे बताना है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में महिलाएं कितनी हैं। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 3:1, यानी कि उसमें फीमेल कितनी हुई, टोटल कितनी, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें 1/4 फीमेल हैं। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 92। हालांकि ऑप्शन से पता चलेगा कि भाई साहब 46 में 23 आ रहा है, 23 तो किसी से कटेगा नहीं, बटे 23 तो आ नहीं रहा कैसे भी, तो 23 का मल्टीपल यही वाला ऑप्शन है। आ जाओ। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन आईटी एंड एचआर टुगेदर, आईटी और एचआर में टोटल कितने, सवाल में बताया गया है कि कंपनी में काम करने वाले कुल लोग कितने, 4600। देखो यहां नन ऑफ दीज भी है, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो आईटी और एचआर में कुल मिलाकर कितने लोग काम कर रहे हैं, ये रहा आईटी 26% और एचआर में 11%। तो 4600 का आईटी एचआर में मिलाकर 37% लोग हैं, ये आ गया। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 6 सत्ते 42, एंड में 2 आएगा तो ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। अब 37 गुणा 40 हो गया 1480, 37 छिक्का 222, 1480 और 222 यानी कि 1600, फिर 1702 आ गया, 1702 आया ना, 1742 नहीं है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, ठीक है सचिन। कैसे गुणा करिए पता है। 40 को आप लिखो 40 + 6 गुणा 37। अब 37 की 40 में गुणा करो, 37 का पहाड़ा याद ही है सबको, तो 37 गुणा 40 1480। अब 37 छिक्का 37 तिया 111 होता है, 111 का डबल है, 3 दूनी 6 तो 222। अब जोड़ दूंगा मेरे भाई, 1400 200 1600 80 22 102, 1600 और 102 1702। ऐसे की हमने, डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते थे पर नन ऑफ दिस से हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। आ जाओ। सभी विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत महिलाओं से पुरुषों का अनुपात क्या है। देखो ये एक कंपनी में किस किस डिपार्टमेंट में कितने % लोग काम कर रहे हैं, टोटल 4600 लोग हैं, तो उसमें 15% प्रोडक्शन में, 8% अकाउंट में, एचआर में 11%, ये बताया गया है। फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर मेल फीमेल का रेशियो क्या है ये बताया गया। अब बोला है सभी डिपार्टमेंट मिलाकर कुल मेल फीमेल का रेशियो, यानी कि ये तो पूरा करना पड़ेगा।
हमें निकालना पड़ेगा। देखो टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई, ये सब हल्की बातें हैं, बस रेशियो पे ध्यान दीजिए। पहले एचआर दे रखा है तो एचआर में है 11। अरे तेरी ऐसी तैसी बात, 11 का एचआर में मेल फीमेल बराबर है, तो आधा आधा हो जाएगा, 5.5 5.5 हैं जी। मैंने मान लिया कि टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग में से एचआर में कितने रहे 11, तो मेल फीमेल आधा आधा 1:1, तो 11 का आधा 5.5 5.5 आ जाते हैं। अकाउंट अकाउंट में कितना है 8 लोग, 100 लोग, 100 का 8%, 8, मैंने टोटल 100 लोग मान लिए, तो 8 में अकाउंट में 3 1 हैं, लेकिन 3 1 तो 4 होता है, ये कितना है तो दुगना हो गया, यानी कि 6 और 2 8 को 3 1 में बांट दीजिए। उसके बाद है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने हैं 15 लोग, लेकिन मेल फीमेल का रेशियो कितना है, यानी कि टोटल कितना 5 की वैल्यू 3 गुना हो गया, तो ये भी 3 गुना हो गया, 9 और 6, 15 को 3 2 में बांट देते हैं। उसके बाद आईटी, आईटी में कितने हैं 26, लेकिन ये कितना है 4 की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू 6.5 है सचिन, यानी कि आईटी में मेल कितने, फीमेल कितनी है 6.5 का 3 गुना 19.5। आईटी में जो है ज्यादा है, महिलाएं का वर्चस्व आईटी महिलाओं में, ठीक है जी, दबा के रखती हैं। मार्केटिंग में कितना 22 लोग में मेल फीमेल बराबर 11 11, ठीक है। मर्चेंटाइजिंग में 18 लोग, मेल फीमेल 6, 6 की वैल्यू कितना 3 गुना, तो मेल 5 का 3 गुना 15, फीमेल 3, 15 3 आ गया। अब इनको क्या कर लो ऐड कर लो, ऐड कर लूंगा, पूरा नहीं ऐड करना, 63 53 41 और 27 है ना, 5.5 और 6.5 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 11 38, 38 और 15 53, 53 कहां है, ठीक है समझ में आई बात ना बूझे, ए बूझे, बुझे कि नहीं, 53 पूरा, अगला हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, मेल ज्यादा है वही कंपनी में। आ जाओ, मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मर्चेंडाइजिंग कौन सी डिपार्टमेंट है सचिन, मर्चेंडाइजिंग है जहाज, अच्छा 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 अच्छा, तो मर्चेंडाइजिंग विभाग में जो महिलाएं काम कर रहे हैं टोटल एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, टोटल 100% में से मर्चेंडाइजिंग में कितने हैं लोग काम करने वाले, बताना है। इस मर्चेंडाइजिंग इन 18% में फीमेल कितनी है, तो भैया मर्चेंडाइजिंग में मेल फीमेल का रेशियो कितना है, उसमें फीमेल कितनी है टोटल कितना, 6 में से फीमेल कितनी 1, तो यानी कि फीमेल कितना है मर्चेंडाइजिंग में टोटल का 3%। आ जाओ, सवाल में यह है कि रेस्पेक्टिव रेशियो बताओ जो मैन वर्किंग है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है, तो हम वही डिपार्टमेंट पकड़ेंगे। एक तो हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पीडी है भी प्रताड़ित डिपार्टमेंट है भाई, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, चूना लगाओ डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। अब इसमें 100 लोग मान लेते हैं, तो 100 लोग में से प्रोडक्शन में कितने हैं 15, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं 22। अब मेरे भाई मैं तो ये तो टोटल लोग हो गए ना 15 22, हमें तो मेल का रेशियो बताना है, तो प्रोडक्शन में मेल फीमेल का रेशियो कितना है 3:2, यानी कि 15 में से आपके 3 आपके मेल हैं, टोटल 5, यही बात है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना हो गया मेरे भाई, मेल फीमेल आधा आधा है, तो यानी कि इसमें मेल कितने हैं 1/2, तो रेशियो आ गया जी 5 तिया 15 और ये आपका 11, यानी कि 9 11 हो गया ना, बी ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शन से हो जाएगा, मार्केटिंग में 22 आ रहा है, 22 यानी कि बाद में तो 22 ही आएगा ना, 22 ही, 22 को काट के 13 या 7 या 9 तो नहीं आ जाएगा, 22 का बालक ही रहेगा 11, ठीक है जी, खत्म। तो सचिन कैसे डीआई थे
ये हल्का था। चलो, इसी के साथ हमारा पाई चार्ट खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, कुछ लोग लाइन शब्द सुन के कुछ और ही समझ लेते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ, समझे? आपने देखा कैसे हमने 4 DI करे? आगे चलेंगे। देखो, लाइन ग्राफ मैं दिखा तो नहीं सकता, सिंपल ऐसा ही होता है। इसमें मेरे प्यारे भाई 2 एक्सेस होती हैं। ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष। एक्स एक्सिस पे जो है मेरे प्यारे भाई, वो क्या हो जाएगा आपका, क्या बोलेंगे इसको? एक्स एक्सिस पे आपकी मेरे भाई नंबर ऑफ ईयर्स है ना, या किसी कंपनी का कोई डिपार्टमेंट है ना, कोई डाटा, कोई स्कूल के नाम, कंपनियों के नाम, इस तरीके से होगा। यहां आंकड़ों की वैल्यू होगी, है भाई। और जैसे मान लीजिए ये पॉइंट यहां लगा हुआ है, तो ये क्या है मेरे भाई, इस पे क्या लिखा हुआ? 0.65। यानी कि 1995 में आंकड़ा कितना पढ़ना है? 0.65। 1996 में कितना पढ़ना है? 0.85। इस तरीके से है। पहले पूरा जो है लाइन ग्राफ पढ़ लेते हैं। कोई आपको साइंस समझने की जरूरत नहीं है, वाला जो है लाइन ग्राफ समझने के लिए। ये लाइन ग्राफ 1995 से 2001 के टाइम पीरियड में किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा का उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात बताता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो बताता है। इंपोर्ट मतलब हमने कोई सामान बाहर से अपने देश में मंगाया। एक्सपोर्ट मतलब हमने जो है कोई सामान बना के अपने देश से दूसरे देश में बाहर भेजा। तो ये रेशियो बताया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अब यहां पे सारे ये जो हम रेशियो देख रहे हैं, ये 1 से कम है कुछ रेशियो। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब हमने इंपोर्ट कम किया होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है ना, ये ऑब्वियस बात है जो समझ लेनी है आपको। चलो सवाल समझते हैं हम। यहां पे जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में ना दे के बस किस में दे दिया है? दशमलव में दे दिया है, डेसिमल में। ठीक है, और कुछ नया नहीं है। साल 1995 में कंपनी का इंपोर्ट 247 करोड़ था, तो पूछा है इस कंपनी का एक्सपोर्ट क्या था। तो 1995 यानी कि ये वाला साल। तो 1995 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशियो कितना है? 0.65 का मतलब क्या होता है? 65/100, 13/20। ये किसका रेशियो आ गया? ऊपर इंपोर्ट, नीचे। अब सवाल में दिया गया है 1995 में इंपोर्ट कितना है मेरे भाई? 247 करोड़। कंपनी तो करोड़ों में खेल रही है, जरूर नितिन गडकरी साहब के लौंडे की होगी। ठीक है जी, 13 एकम 13 और 11, 13 निम्न 117। एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा? 20 का 380 करोड़ एक्सपोर्ट है। ठीक है, आगे चलें। किस साल कंपनी के निर्यात से आयात का अनुपात अधिकतम था? गोविंद बताओ कैसे होगा ये देखते ही। इन विच ईयर द रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी वॉज मैक्सिमम? सीधा ही पूछा है क्या? मैं तो ये उल्टा करेगा भाई, इसमें बिल्कुल क्रिएटिविटी नहीं लगाई। ये रेशियो पूछा, ये रेशियो जो दिया है वो किस चीज का दिया है? इंपोर्ट से एक्सपोर्ट का ही रेशियो दिया है। क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट से रेशियो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। और पूछा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो किसका मैक्सिमम, किस साल का मैक्सिमम है? तो ये 2001 का। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस साल उल्टा मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का रेशियो मैक्सिमम था? ये बताओ। भैया मैं इंपोर्ट से एक्सपोर्ट का रेशियो सवाल में दिया है, तो आप बताओ मैं इसका उल्टा पूछ लूं तो जो रेशियो पहले सबसे कम होगा वो पलटने पर ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम पहले कौन सा रेशियो था? 1997। तो 1997 में एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। ये सवाल भी बन सकते हैं। अगला बनाया तो नहीं है कहीं इसने? दी गए सालों में कितने वर्षों में आयात से कम निर्यात हुआ? कितने सालों में एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट से कम है? देखो मेरे भाई, सवाल में दिया है इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट, यही दिया है रेशियो, यही रेशियो आपको दिया गया है। बोला कितने सालों में इंपोर्ट से कम आपका
एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। यानी कि ये रेशियो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा आना चाहिए। सचिन, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दोगे एक से बड़ा, तो यही तो बताना कि कौन कितने सालों में रेशियो एक से बड़ा है। तो कितने सालों में, एक, दो और तीन, 3 सालों में। ठीक है, दिए गए सालों में से कितने सालों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है। अगर 3 सालों में ज्यादा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, तो बाकी के कितने बचे मेरे भाई फिर, 1, 2, 3 और 4, 4 साल कम रहेगा। क्या सवाल समझ में आया है भाई? 3 साल ऐसे हैं जहां इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट जो है मेरे भाई इंपोर्ट से कम है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है। यहां मेरे प्यार भी आपको इंपोर्ट जो है वो कम करना है, तो कितने साल बचेंगे फिर, 4 साल। आगे आ जाते हैं, खत्म, इतना सही था ये, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ा यार। ये हाँ, आलसी लोगों ने डीआई बनाया है। अगला लाइन ग्राफ करेंगे हम, आ जाओ। ठीक है, चलो ये पढ़ो। सचिन कैसा लग रहा है ये वाला, है नॉर्मल ये। हम्म, ये ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा काम पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। राकेश, चमन, अक्षय, रमेश, महेश किसी काम को करने में, ये क्या लिखे हुए हैं, दिन। राकेश 15 दिन लेता है, चमन 10 दिन, अक्षय 20 दिन, रमेश 12 दिन, महेश 16 दिन। सवाल है, चमन का नाम चमन है लेकिन काम सबसे पहले कर रहा है तो यानी कि चमन चमन नहीं है, बाकी सब चमन है चलो, यदि वे सभी एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा ये तो बड़ा है, हालांकि कोशिश करते हैं। ये क्या दिए हुए, दिन दिए हैं। राकेश काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में। तो अपन लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम हम लोग मान लेते हैं, टोटल वर्क। इनका टोटल वर्क सचिन बताओ क्या आ जाएगा एलसीएम है, 240, 240 आएगा, नहीं आएगा। देखो ये सबको पता है कि 15, 10, 20, 12, 120 के बच्चे हैं। 120, 60 से, 30 से, 15 से, 12 से, 20 से सबसे कट जाता है, सब 120 के बच्चे हैं। लेकिन 120 16 से नहीं कटता, 16 में 8 दूनी 16, एक 2 और आता है, 120 को 2 से और गुणा करनी पड़ेगी ना, तो यानी कि आ जाएगा 240। तो टोटल वर्क 240 आ गया, बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब नीचे क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी से भाग करना होगा। तो ऊपर 240 ही का ही बच्चा आना चाहिए, ये तो आंसर नहीं है, तुक्का भी मारेंगे तो ठीक हो जाएगा इन दोनों में से। अब मेरे भाई चलो एफिशिएंसी निकाल ही लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या है कि अगर ये 240 कुर्सी 15 दिन में बनाता तो एक दिन में कितनी बनाएगा, ये एक दिन में कितनी बनाएगा, ये एक दिन में कितनी बनाएगा, 240 बटे 20, 12। एक दिन में कितनी बनाएगा, 240 बटे 12। ये एक दिन में कितनी बनाएगा, 240 बटे 16, 15। तो टोटल कितनी कुर्सी बनी, 24, 16, 40, 20, 60, 12, 72 और 15, 72 और 15 87 हो गया है ना। तो 240 काम करना है, सारे लोग एक दिन में 87 कुर्सी बनाते हैं, तो 240 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे, 240 बटे 87 दिन में। समझ में बात, ये किससे चला गया, 3 से, यानी कि 80 बटे 29 दिन में सारा काम हो जाएगा। 80 बटे 29 दिन में ये आंसर है। ठीक है जी, देखो वैसे आपके पेपर में अर्थमेटिक तो ज्यादा आता नहीं, मैंने तो देखा नहीं आपके पेपर में आज तक यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में कोई डीआई का सवाल, टाइम एंड वर्क का सवाल आया हो, लेकिन वहां डीआई में ही ये सब चैप्टर पूछ लेते हैं, ये बढ़िया बात है। ठीक है, समझ में। अच्छा, इस सवाल को क्या तुम दिमाग से अप्रोक्स कर सकते हो, ये 15 दिन, ये 10 दिन, ये 20 दिन, ये 12 दिन, ये 16 दिन, तो बैलेंस मान लेते हैं एक सिंपल सा डाटा कि सब लोग लगभग 15 दिन ले रहे हैं बीच में,
भाई सब 15 के आसपास ही घूम रहा है। माना सब लोग क्या ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं। कितने लोग हैं? और 5 लोग मिल जाएं मेरे भाई, 3 दिन में करेंगे कि नहीं? बोलो, अगर हर आदमी 15 दिन ले रहा है, 5 लोग मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे? तो आंसर 3 दिन के आसपास आना चाहिए, 2 से 3 दिन के आसपास। ये तो एक ही दिन हो रहा है क्या? 2 से ही कम है। ये ऑप्शन क्या 3 दिन के आसपास नहीं आ रहा? समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन इसके लिए काफी ऊर्जा चाहिए दिमाग में। निम्नलिखित में से कौन सा समय काम को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बताना है कितने लोगों का? 2 लोगों का। ऐसे कौन से 2 लोगों का ग्रुप है जो काम सबसे जल्दी निपटाएगा? एक बार बताओ। जो 2 आदमी सबसे फास्ट है उनको लगा दो। और फास्ट आदमी कौन से होंगे? जो सबसे कम टाइम लेते होंगे। इन 5 लोगों में सबसे कम टाइम लेने वाले चमन जी और रमेश जी हैं। तो इनको अगर हम काम पे लगाएंगे तो सबसे जल्दी निपटा के देंगे। तो आंसर क्या आएगा? चमन और रमेश। कुछ करना था? नहीं। ओके। स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है। ये कौन आ गए? भगाओ इनको भाई। हैं? स्नेहा कैलाश से दुगनी कुशल है। दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं। वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? हैं? स्नेहा इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कैलाश। 2 नए करेक्टर आ गए, स्नेहा और कैलाश। बोला है स्नेहा की एफिशिएंसी कैलाश से दुगनी। अगर कैलाश 1 कुर्सी बनाती है तो बनाता है स्नेहा उसमें 2 कुर्सी बना देगी। स्नेहा ट्वाइस एज कैलाश एंड टुगेदर दे डू द सेम वर्क इन द सेम टाइम एज चमन एंड अक्षय। स्नेहा और कैलाश मिलकर उतने ही समय में काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय, ये अक्षय है भाई, चमन और अक्षय मिलकर कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ कि चमन और अक्षय मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? चमन तो करता है, अक्षय कितने दिन में? या तो आप एलसीएम लो या सीधा है मेरे भाई। एक आदमी एक्स दिन में करता है, दूसरा वाई दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 गुणा 20 बटे 10 प्लस यानी कि 30। तो एक 0 कट जाएगा, 20 बटे 3 दिन में। तो चमन और अक्षय मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं? इतने ही टाइम में दोनों ये मिलकर भी करते हैं मेरे भाई। यही तो बोला है। साक्षी और कैलाश मिलकर सेम उतना ही टाइम लेते हैं जितने टाइम में चमन अक्षय मिलकर करते हैं। लेकिन साक्षी कैलाश मिलकर भी दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 20 बटे 3 दिन में। पूछा है कैलाश अकेले पर्सनली काम कितने दिन में करेगा? तो देखिए, ये दोनों लोग बेचारे एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? तो 20 बटे 3 दिन में कितना काम करेंगे दोनों लोग मिलकर? 20। अब इस काम को अकेला कैलाश करेगा तो कैलाश कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 1 एफिशिएंसी से, क्योंकि कैलाश की एफिशिएंसी 1 है। तो कैलाश को काम करने में अकेले कितना समय लगेगा? 20 दिन। ठीक है, क्या आसान है यार। आगे देखो, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। चमन अक्षय ने काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपए का पेमेंट दिया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? मिहिर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। चमन और अक्षय ने, ये रहा हमारा चमन जी और ये रहा अक्षय, इन दोनों ने साथ में काम शुरू किया। कुछ दिन बीतने के बाद मिहिर भी आ गया कि मैं भी करूंगा, मजा आ रहा है काम करने में, और काम 5 दिन में पूरा हो गया। 3000 के पेमेंट में से मिहिर को कितना दोगे? पेमेंट कैसे दिया जाता है सचिन? एफिशिएंसी में नहीं। अगर यहां पे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो एफिशिएंसी में नहीं दिया जाएगा पैसा। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा। सिंपल सी बात है, ये दुनिया का नियम है। आधा काम करूंगा मैं, आधा पैसा लेके जाऊंगा। तो आपको यहां ये पता लगा सकते हो कि चमन काम कितने दिन में पूरा हुआ है। तो इन 5 दिनों में चमन ने और अक्षय ने मिलकर कितना काम किया निकाल सकते हैं। चमन पूरा काम 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 दिन में कितना काम करेगा? आधा। ऐसे अक्षय पूरा काम कितने दिन में करता है? 20 दिन में। 1 दिन में कितना करेगा?
तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 से गुणा कर देंगे, 1/4, यानी कि दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 3/4। चमन और अक्षय ने 3/4 काम किया टोटल। 3/4 वर्क इज कंप्लीटेड बाई चमन एंड अक्षय टुगेदर। तो रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा? टोटल काम 1 होता है, 1 में से 3/4 इन दोनों ने किया, तो बचा काम कितना? मिहिर ने किया। टोटल काम कितना? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए में से 1/4 काम किया, तो पैसा भी 3,000 का 1/4 मिलना चाहिए। बोलो ठीक है क्या? मजा आया? चलो आखिरी करेंगे अब इस पे हम, हैं? सही स्पीड है क्या? 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। अच्छा, यदि वो शेष काम को और 5 दिन में पूरा करते तो अक्षय अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? ये अक्षय वो वाला अक्षय नहीं है भाई, हैं? आफ्टर वर्किंग फॉर 5 days अक्षय जॉइंस राकेश। ये अक्षय और ये अक्षय अलग हैं, ऐसा है क्या? है भाई? नहीं तो फिर सवाल कैसे बनेगा? 5 दिन काम करने के बाद अक्षय ने राकेश को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने रिमेनिंग 5 दिन और लगा के काम पूरा कर लिया। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है अक्षय अकेले काम कितने दिन में करेगा? अक्षय अकेले, ये अक्षय वो वाला ए, वो ए के AXAY अलग है, ठीक है ना? ध्यान सुनेगा। कौन करेक्टर है यहां पे? राकेश। राकेश है ना, ये राकेश। 5 दिन तक काम करने के बाद अक्षय ने राकेश को ज्वाइन कर लिया, तो राकेश ने कितना काम कर लिया होगा फिर? राकेश पूरा काम 15 दिन में करता है, 5 दिन में कितना काम करेगा? 1/3। तो 1/3 काम राकेश ने किया। अब बचा काम कितना मेरे भाई? 2/3। अब इस 2/3 काम 5 दिन के बाद किसने ज्वाइन कर लिया? राकेश को अक्षय ने। और मेरे भाई इन्होंने बचे काम को 5 और दिन में खत्म किया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अक्षय प्लस राकेश ने मिलकर 2/3 काम ही किया होगा 5 दिन में। बोलो समझ में आया? आपसे पूछा अक्षय अकेला काम कितने दिन में करेगा? सही बात है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, 2 ही लोग हैं, राकेश और अक्षय। सवाल में पूछा अक्षय काम कितने दिन में करेगा। काम शुरू किसने किया है? राकेश ने। राकेश ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। 5 दिन काम करने के बाद कौन आ गया? अक्षय। उसके बाद बाकी के 5 दिनों में काम पूरा हो गया, यानी कि राकेश ने टोटल कितने दिन काम किया? राकेश ने 10 दिन काम किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। 5 दिन अकेले मेरे भाई और 5 दिन अक्षय के साथ। राकेश पूरा काम कितने दिन में करता है? पूरा काम 15 दिन में। तो 1 दिन में 1/10 दिन में कितना? 2/3 काम राकेश ने किया। अगर 2/3 काम राकेश ने किया तो बचा काम किसने किया होगा? कितना काम? 1/3। 1 में से 2/3 घटो, बचा 1/3 काम किसने किया होगा? अच्छा, और अक्षय ने काम कितने दिन किया है? 5 दिन तो शुरू के था ही नहीं अक्षय। अक्षय केवल बाकी के 5 दिन आए, यानी कि अक्षय ने 1/3 काम 5 दिन में किया। तो अक्षय पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा? 5 को 3 से गुणा। समझ में? तो मेंटली दिमाग में ही हो जाएगा दोस्त। चलें, अरे आगे चलते हैं। खत्म, अगला लाइन ग्राफ आएगा। यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रही इसकी शक्ल, हैं? गंदा बढ़िया है। बाप रे बाप। ये लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 साल 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग अलग शहर कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल। आसनसोल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। हाँ, आसनसोल और गया। गया जी हो गए, अब एग्जाम पे केस होना चाहिए। हाँ,
गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री दिखाता है। क्या जरूरत पड़ी है? आसनसोल में कितना जूता बिक रहा, गया में कितना जूता बिक रहा, बेचने दो जूता। ठीक है भाई, अलग अलग साल। तो भैया अगर हम यहां पे कितनी कंपनियों की बात कर रहे हैं हम? 6 अलग अलग शहरों में 6 स्टोर से, अलग अलग स्टोर से मेरे भाई। ठीक है, तो ये कोलकाता में 2000, जैसे कोलकाता की सिटी की बात करते हैं तो कोलकाता सिटी में 2020 का डाटा ब्लू कलर से, 2021 का डाटा रेड कलर से, 2022 का डाटा ग्रीन कलर से। तो कोलकाता शहर में मेरे भाई 2020 में कितने? 140। ठीक है भाई, और 2021 में कितने? 250, और 2022 में 300, ऐसे बताया गया है। ठीक है ना? तो ये हर शहर में अलग अलग स्टोर खुले हुए हैं, उन अलग अलग स्टोरों पर 3 साल में कितना कितना जूता बिका है, ये सारा डाटा बताया गया। कोई दिक्कत समझ में आई? 3 सालों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 सालों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? ये तो इजी है। तो पटना स्टोर और आसनसोल स्टोर जोड़ लो, तो पटना की बिक्री कितनी आ गई? 380। 160 प्लस 120, 280 प्लस 100, 380। और आसनसोल की बिक्री कितनी आ गई? ये रहा 500 और 150, 650। यानी कि एक जीरो ही निपटानी है आपको, है भाई। ये इसने क्या करा है, 2 से ही डिवाइड करा, 5 से नहीं काटा ना, तो 2 से काट लेंगे, 190 रेशियो 325, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 सालों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 सालों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट है? ओके, तो मेरे भाई आपको बताना है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 सालों में। पटना का तो मुझे पता है 380, और गया का हम निकाल लेंगे कितना? गया का डाटा मिसिंग है भाई। हैं? गया बेच नहीं रहा क्या? 1 2 3 4 5, इसमें गया का डाटा मिसिंग है यार। गोविंद देखो अपनी जो है वर्ड फाइल, उसमें क्या है, मिसिंग है। ठीक है भाई, गोविंद बता रहा है कि यहां पे जो गया का मिसिंग डाटा है वो कितना है? 220। तो यहां आके बन जाएगा जी आपका ना थोड़ा सा 220। ठीक है बच्चों, सही है भाई। अच्छा, तो बोला है गया स्टोर पटना स्टोर पर मिलाकर, तो गया स्टोर पे कितना हो गया? 220, 80, 300 और 270, 570। तो यानी कि गया और पटना पे मिलाकर कितना हुआ? 570 और 380। 500 गया पर, 570 पटना पे 380, तो 570 380 हो गया भैया 950। ठीक है भाई, तो गया स्टोर पटना स्टोर पर मिलाकर जो जूतों की बिक्री है, ये 3 साल में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का, यानी कि नीचे क्या रखना है? धनबाद स्टोर प्लस रांची स्टोर पर कुल बिक्री का कितना परसेंट है पटना और गया स्टोर की बिक्री। तो नीचे धनबाद प्लस रांची का टोटल लेना है। धनबाद और रांची का टोटल, इन दोनों को 250, 150, 400 और 200, 600, ये आएगा 300 और 280, यानी कि 500। तो 600 और 580 कितना आ जाएगा? 1100। तो धनबाद और रांची स्टोर का 1180 आ गया। ठीक है भाई, तो 1180 का 950 कितना परसेंट है? तो परसेंटेज में इंटू है, इंटू 100%। तो 0 से 0 कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं यहां पे, है भाई। अगर 2 से भी काटें तो इसको 50 बार, और 2 से काटेंगे तो इसको 59 बार। अब बताओ कैसे करेंगे? आंसर लगभग है 95 गुणा 50 बटे 59 कैसे करिएगा? 59 को 60 मान के अप्रोक्स कर लें, हैं? ऑप्शंस तो काफी ज्यादा दूर दूर है। अगर मान लो मैंने 59 को 60 मान लिया, ठीक है भाई, मान लेते हैं, यानी कि मैंने नीचे वाली संख्या को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 95 पंजे कितना आ जाएगा? 450 और 25, 475, और 475 को 6 से भाग दे देते हैं,
तो कितना आएगा भैया? लगभग 6 सत्ते 42 और 6 नहीं 79% आया, आ गया। लेकिन मैंने नीचे बड़ी संख्या कर दी तो ये आंसर जो है छोटा आया होगा। अगर मैंने नीचे 59 की बजाय 60 कर दिया, बड़ा नंबर कर दिया, नीचे बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो आंसर मेरा हल्का सा कम आ गया होगा। तो आंसर 79 से हल्का सा ज्यादा, यही रहा होगा। ठीक है, आ जाओ। ऐसे बच्चे सोचते होंगे हैं? नहीं सोचते होंगे? सोचना पड़ेगा हैं? सोचोगे तो तुम, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री है। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ शूज एट कोलकाता स्टोर, पटना एंड धनबाद स्टोर इन 2021 इज द एवरेज सेल ऑफ शूज एज रांची, आसनसोल एंड गया स्टोर इन 2022? अलग अलग बताना है मेरे भाई, समझ पा रहे हो गोविंद? कुछ तो गड़बड़ है। 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद, 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद, 2021 यानी कि रेड वाला। तो 2021 में कोलकाता कितना है आपका? 250। पटना कितना है? पटना रेड वाला है 100। समझ में आया? ये पटना नीचे वाला लिखा है ना, ये अच्छा हाँ सॉरी, रेड रेड लेना ना, ये कलर बीच में आएगा। 120, 120। और क्या है? धनबाद, धनबाद में रेड वाला कितना है? तो धनबाद में रेड वाला ये वाला हो जाएगा जी, जो सबसे ऊपर आ रहा है 250। तो ये बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ शूज, यही आपका बेस होगा। बेस ही होगा 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की, एक सेकेंड, कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना परसेंट 2022 में रांची, आसनसोल और गया स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री, यानी कि ये आपका बेस होगा। तो बेस कितना आएगा? 250 प्लस 250, 500 और 120, 620 हो गया। तो कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर हमें निकालना है औसत। 3-3 सालों की बात कर रहे हैं। जब मैं इनका औसत निकालूंगा तो 3 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन वो बटे 3 कट जाएगा, तो हमें ना बटे 3 करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? जब हम एवरेज निकालते हैं, 3 स्टोर का हम एवरेज निकाल लें तो बटे 3 करेंगे। परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही है, तो वो बटे 3 कट जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इस का कितना परसेंट है 2022 में रांची, आसनसोल और गया में बिक्री? 2022 यानी कि ग्रीन वाला। तो 2022 में रांची में कितनी है? आसनसोल में कितनी है? 300 है भी। और गया में कितना था? गया में 220 था। तो कितना आ जाएगा ये? 500 और 300 800। तो 620 का कितना परसेंट है आपका? 800, यही ना सवाल है। ठीक है जी, अब बता दो 620 का 800 कितना परसेंट होगा? एक ही ऑप्शन है, 100 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, यही आ रहा है गोविंद। ठीक है जी, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ शूज एट कोलकाता, पटना एंड धनबाद स्टोर, कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर की एवरेज सेल का कितना परसेंट? तो नीचे मेरे प्यारे भाई हमने क्या लिखा है? कोलकाता, धनबाद, पटना की। ठीक है, अब अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, आएगा कि नहीं? और 1 से बड़ा यानी कि 100% से ज्यादा है, वो एक ही ऑप्शन है। आइए अगला करते हैं। साल 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का साल 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से क्या अनुपात है? 2020 का आपको रेशियो बताना है, किससे? 2000। हालांकि आपको केवल 2020 से ही काम, क्योंकि ये आंसर तो रेशियो तो इंटीजर में ही आएगा ना भाई, जूतों की बिक्री इंटीजर में हो रही है। तो यहां अगर आप डाटा देखोगे तो केवल 2020 से ही आपका काम चल जाना चाहिए कि नहीं? तो 2020 के यानी कि ब्लू कलर का कितना है? 100। ये कितना है? 100। ये कितना है? 150। ये कितना है?
ये कितना है, ये कितना है, जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 140 प्लस 100 240, 150 390, 100 490 और 150 640, 640 और 80 700 720 आ गया। 720 का अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या 720 45 से कट जाता है? हैं? कट तो जाता है भाई, क्योंकि 45 9 पंजे 45, 720 में 9 भी है 5 भी है, यानी कि मेरे भाई ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में से मैं फंस रहा हूं अभी भी। मुझे ना डायरेक्ट ये चेक करना चाहिए था यार, ये चेक करना चाहिए था, समय बचता कि नहीं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत पूरी हो गई। अब 2021 का आपको बताना है। अब 2021 का डाटा यानी कि रेड वाला। अच्छा रेड वाला तो हमने जोड़ा ही था क्या अभी? नहीं पूरा नहीं जोड़ा ना, जोड़ लेते हैं। 2021 का मतलब कितनी बिक्री हुई है यहां पर? 250। यहां कितनी बिक्री हुई है? 20। यहां कितनी बिक्री हुई है? ऊपर वाला 250। यहां कितनी बिक्री हुई है? यहां कितनी बिक्री हुई है? यहां कितनी बिक्री है? तो जोड़ लेते हैं। 250 250 500 120 620 200 820 200 1020 और 270, तो यानी क्या आ जाएगा 1290। तो 720 रेशियो 1290, 0 3 से ही जाएगा मेरे भाई 24 बार, 3 से जाएगा 43 बार, 24 रेशियो 43 आंसर है। ठीक है, आसान था सवाल, तो बस जोड़ना ही तो, और करना क्या है इस सवाल में, आगे करेंगे जल्दी से। आखिरी डीआई करेंगे मेरे दोस्तों आज की क्लास का, ये लास्ट। ठीक है, 4 हमारे हो गए यहां पे पाई चार्ट, और 4 मैंने आपको करा दिए लाइन ग्राफ। ये आखिरी हम लाइन ग्राफ करेंगे, आखिरी डीआई। ठीक है जी, चलो बढ़िया सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। अच्छा इससे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, ये बताइए भाई, पहले इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनी ए और बी द्वारा प्रॉफिट परसेंटेज बताता है। ठीक है भाई, कि 2001 में रेड कलर का कंपनी ए का प्रॉफिट है और ब्लू कलर का कंपनी बी का प्रॉफिट है। तो 2001 में मेरे भाई देखो, जैसे यहां पे ब्लू कलर नीचे है, रेड कलर ऊपर है, तो नीचे 40 लिखा है, ऊपर 45 लिखा है, यानी कि मेरे भाई ब्लू इसकी वैल्यू 40 हो जाएगी, कंपनी बी का प्रॉफिट 40% हो जाएगा, और ए रेड कलर है, ए का 45% हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे प्रॉफिट बताया गया है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, बिल्कुल देंगे भाई साहब। द इनकम ऑफ टू कंपनी ए एंड बी इन 2005 वर इन द रेशियो 3:4। कंपनी ए और बी की साल 2005 में जो आय है उसका रेशियो 3:4 है। तो पूछा है इन दोनों कंपनी के खर्चे का रेशियो क्या होगा, यही ना सवाल है। अब देखो मेरे भाई, सवाल में बताया क्या गया है? प्रॉफिट परसेंटेज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमारी सैलरी की तरह कैलकुलेशन नहीं होगी कि आदमी नौकरी करके जो कमाता है इनकम उस पर खर्चा करता है। कंपनी बिजनेस करती, व्यापार करती, नौकरी नहीं करती कंपनी। कंपनी पहले बिजनेस में पैसा खुद इन्वेस्ट करेगी, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यानी कि सचिन खर्चा। जो कंपनी पैसा खर्चा करेगी उस खर्चे पे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। खर्चे पे प्रॉफिट कमाने के बाद जो टोटल होगा मेरे दोस्तों, वो क्या होगा? कंपनी की इनकम। समझ में? यानी कि मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपए सामान को बनाने में खर्चा किया, और कंपनी ने उस सामान को बेच के 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो यानी कि 100 रुपए प्लस 30 रुपए, कंपनी ने वो सामान बेचा कितने में? 130 रुपए में। तो कंपनी की इनकम कितनी हुई? 130 रुपए की। समझ में आया ना? तो ये लॉजिक यहां पर है। तो हम बात कर रहे हैं कौन से? साल 2005 की, है ना? तो 2005 में ए और बी के खर्चे का रेशियो आपको बताना है। बात सही है? तो और दिया क्या है? इनकम का रेशियो दिया है। मैंने मान लिया कि, मान लेते हैं यहां पर कि 2005 में खर्चा, 2005 में कंपनी ए का खर्चा मेरे दोस्तों ए है, और बी का जो खर्चा है वो बी है। तो इनकम कितनी हो जाएगी बताइए? 2005 में कंपनी ए को, ए मतलब रेड कलर, कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है?
70%। कंपनी बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50%। तो मुझे बताओ 2005 में अगर कंपनी ए का खर्चा ए है, अगर 70% प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा? ए का 170%। समझ में? 100% खर्चा हुआ, 70% प्रॉफिट हो, तो ए की इनकम कितनी होगी? ए का, मैंने मान लिया कि 2005 में कंपनी बी का खर्चा बी है, कंपनी बी का खर्चा बी मान लिया, तो 100% पे 50% प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी बी की इनकम कितनी हो जाएगी? खर्चे बी का 150%। और यहां पे ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया है? 3:4। तो 0 और परसेंटेज कट गया, तो ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या आ गया? 15×45/17 चौका, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है ना? समझ में आ गया सचिन? आगे चलेंगे, ये बताओ जरा, यदि साल 2002 में कंपनी बी का खर्चा ही 200 करोड़ है, तो 2002 में ही कंपनी की इनकम क्या थी? तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कंपनी बी की। साल 2002 में कंपनी बी यानी कि ब्लू कलर का कितना प्रॉफिट कमा रही है? 30% प्रॉफिट कमा रही है। साल 2002 में कंपनी बी का खर्चा 200 करोड़ रुपए था। कंपनी बी ने 200 करोड़ रुपए फूके पहले, और जो उसने पैसा खर्च किया, उस पैसे खर्च पे कितना प्रॉफिट कमा लिया? तो कंपनी बी ने कमाया कितना होगा? 200 का 30% 60 करोड़ होता है, या जोड़ दो तो 260 करोड़ कंपनी बी की इनकम रही होगी। समझ में बात? आ जाओ, 2005 में दो कंपनियों की इनकम समान थी, तो 2005 में दोनों कंपनियों की इनकम सेम है, तो 2005 में कंपनी ए के खर्चे का कंपनी बी के खर्चे से क्या अनुपात था? तो ये सवाल तो मेरे भाई अभी करवा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। हम बात किसकी कर रहे हैं? सन 2005 की। तो हमको क्या निकालना है? दोनों कंपनी के खर्चे का रेशियो। सही बात है। मैंने मान लिया कि 2005 में कंपनी ए का खर्चा ए है और बी का खर्चा बी है। 2005 में ए का खर्चा ए है, बी का खर्चा बी है, तो 2005 में कंपनी ए प्रॉफिट कितना कमा रही है? अगर 100% मान लो कंपनी ए ने खर्चा किया, 70% प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी ए की इनकम क्या हो जाएगी? ए का 170%। 2005 में बी का प्रॉफिट कितना है? 50%। बी रुपए खर्चा नहीं होता, कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अगर बी रुपए इन्वेस्ट करे तो 50% प्रॉफिट कमाया है, तो इनकम कितनी होगी? 100 में 50 जोड़ेंगे 150%। तो ये ए और बी की इनकम जो है 2005 में बराबर है, बराबर कर दो। तो यहां से खर्चे का रेशियो ए बटे बी कितना आ जाएगा? ये 0 कट गया, ये 15/17। कोई दिक्कत है गोविंद? आगे चलते हैं। अगला, साल 2001 में कंपनी ए और बी का खर्चा सेम था। बात कर रहे हैं हम साल 2001 की। कंपनी ए और बी इनका खर्चा सेम था, तो दोनों कंपनियों की कुल इनकम 342 करोड़ थी। तो दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? कुल प्रॉफिट आपको बताना है। समझ में आ रही है बात? ओके, क्या दिया है? दोनों की कुल इनकम। मान लो 2001 की बात कर रहे हैं हम। सन 2001 में दोनों कंपनी का खर्चा सेम था, तो 2001 में मान लीजिए कंपनी ए भी 100 रुपए खर्च कर रही है और बी भी 100 रुपए खर्च कर रही है। यह बात समझ में आ गई? ठीक है। और सवाल में क्या दिया आपको? प्रॉफिट। तो 2001 में कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हुआ है? 45%। रेड वाला ऊपर है और बी को ब्लू वाला नीचे 40%। तो ए का प्रॉफिट है 100 का 45%, 45। बी का प्रॉफिट है 100 का 40%, 40। सवाल में सवाल में बोला है कि 2001 में जो टोटल इनकम है दोनों कंपनी की 342 करोड़ है। तो इन दोनों कंपनी की टोटल इनकम तो क्या होगी? खर्चा प्लस प्रॉफिट ये आएगा ना, यानी कि 295। क्या बात सही है गोविंद? 285, 285 आएगा। तो 285 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 342 करोड़। पूछा है टोटल प्रॉफिट दोनों कंपनी का कितना है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 45 और 40,
85, यही है। 85 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 285 की वैल्यू 342 करोड़ है, तो एक की वैल्यू आएगी 342 बटे 285, और आपसे 85 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो मल्टीप्लाई बाई 85। तो 5 से 17 बार, और 5 से कितना जाएगा, 5 पच्चे 25 और 3 57 बार, और ये देखो पूरा 6 बार कट रहा है, 300 और 42, तो 17 छिक्का 102 करोड़ आ गया, डी ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ दीज भी है, वरना हम सीधा देख लेते, 45 40 85 का मल्टीपल, 85 में 17 आता है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, आखिरी करेंगे क्या अब इस क्लास का दोस्त, आखिरी सवाल। कंपनी ए का खर्चा 2003 में 200 करोड़ है, और कंपनी ए की इनकम 2003 में सेम है एज इट एक्सपेंडिचर इन 2006, जितना उसका 2006 में एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी ए की 2006 में इनकम क्या है, ध्यान सुनिएगा, सवाल पढ़ो। कंपनी ए यानी कि रेड कलर की, इस कंपनी का 2003 में मेरे दोस्तों खर्चा कितना है, 200 करोड़ है, और कंपनी ए की 2003 के बारे में बताएगा। 2003 में जो कंपनी ए की इनकम है मेरे भाई, वॉज द सेम एज द एक्सपेंडिचर इन 2006, वो 2006 में कंपनी जितना खर्चा कर रही है उसके बराबर। 2003 में कंपनी ए की इनकम 2006 में कंपनी के खर्चे के बराबर है। तो पूछा है 2006 में कंपनी की इनकम क्या है, तो यहां पे 2 बार चीजों को घुमाया गया है। तो पहले आपको ये सवाल में ये बोला है कि 2006 का खर्चा एक्सपेंडिचर वो किसके बराबर है, 2003 की इनकम के बराबर है। किसके लिए कहा गया ये सब, कंपनी ए के लिए। तो आप मुझे बताओ 2006 का खर्चा, 2003 की इनकम निकालनी पड़ेगी। 2003 में खर्चा कितना है, 200 करोड़। 2003 में हमारी कंपनी है यानी कि रेड कलर की, रेड कलर क्या है, ऊपर, रेड कलर तो ऊपर रहा ना है, 60 ऊपर आएगा 55 नीचे, कैसे भाई, अच्छा ये 60 ऊपर है 55 नीचे है ना, ये उल्टा मिस मैच कर दिए, ऊपर 60 आएगा भाई, ये ऊपर है और 55 नीचे आएगा। अब ठीक है, तो 2003 में कंपनी ए का खर्चा कितना है, 200 करोड़। तो 200 करोड़ कंपनी ए का खर्चा है, और प्रॉफिट कितना हुआ है मेरे भाई कंपनी ए का, 60%। तो 200 का 60% कितना आ जाएगा, 120, तो यानी कि 320 करोड़। ये 320 करोड़ क्या आ गया, 2003 की इनकम आ गई। जो 2003 की इनकम है वही किसके बराबर है, 2006 का खर्चा आ गया। अब 2006 का खर्चा आ गया 320 करोड़, 2006 का खर्चा। लेकिन पूछा क्या है, कंपनी ए की 2006 में इनकम। तो कंपनी ए फिर से आ जाओ 2006 में, 2006 यानी कि कंपनी ए रेड कलर, रेड कलर आएगा नीचे वाला यानी कि 45%। तो 2006 में कंपनी 45% प्रॉफिट कमाएगी, बोलो हां कि ना। ठीक है भाई, 2006 में कंपनी का खर्चा 320 करोड़ निकाल लिया, ठीक है भाई, इसका 45% क्या आएगा, 9/20, 320 का 45, 5% 1/20, 45% 9/20, तो 20 से 320 कितनी बार जाएगा, 16 बार, तो 16 निम्मा 144 ही ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 464 आ जाएगा ना, 464 करोड़ हो जाएगा, और ये आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन सही है। कैसा लगा ये सवाल, बढ़िया है ना। हाँ, रिलेट करना और पेपर में ऐसी करना, साफ साफ लिखने के चक्कर मत पड़ना वहां पे। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी क्लास होती है मेरे भाई एंड। जाइए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे, जो भी परेशानी है आपकी हर समस्या का निदान यहां पर है। डीआई टेबल, डीआई आपको पढ़ा दिया, बार ग्राफ आपको पढ़ा दिया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, इतना कर लीजिए। मैंने लगभग ये मान लो 25 के डीआई आसपास आपको करवा दी हैं। ठीक है, इतना काफी है मेरे दोस्त, तसल्ली से जाइए, पेपर दे के आइए। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपका यूपी SSSC पीटी का पेपर क्लियर हो जाए, और गवर्नमेंट आपके इस
एग्जाम का कुछ यूज भी करे, ठीक है ना, कहीं पीईटी क्लियर करा के आपको बिठाए रखे, ठीक है, अच्छी अच्छी वैकेंसी निकाले और इन वैकेंसी को भरने में पीईटी के क्वालिफिकेशन की, आपकी योग्यता का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा डीआई आपको सबसे बढ़िया लगा ये भी जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।